बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी चुनावी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। योगी कैबिनेट में 6 नए चेहरों को शामिल किया गया है, जबकि 2 मंत्रियों को प्रमोशन देकर के बीजेपी ने संगठन और सरकार दोनों को स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है। नई टीम में भूपेंद्र चौधरी होंगे, मनोज पांडे होंगे, अजीत पाल होंगे, सुमेंद्र तोमर होंगे, कृष्णा पासवान होंगी, हंसराज विश्वकर्मा होंगे और सुरेंद्र दिलेर और कैलाश राजपूत जैसे नेताओं को जगह दी गई है। इन नामों को देख करके साफ समझा जा सकता है कि बीजेपी ने जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को बेहद ही सावधानी पूर्वक साधने की कोशिश कर ली है। बहुत ही सावधानी से साध लिया गया है पूरी रणनीति को। दरअसल पिछले कुछ महीनों से यूपी में बीजेपी के सामने कई राजनीतिक चुनौतियों की चर्चा हो रही थी। आपने सुना भी होगा, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष लगातार दावा कर रहा था कि यूपी में बीजेपी की पकड़ कमजोर हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने बीजेपी के सामाजिक समीकरणों को चुनौती देने की कोशिश की है। ऐसे में बीजेपी ने कैबिनेट विस्तार के जरिए ओबीसी, दलित, गैर यादव, पिछड़े और क्षेत्रीय संतुलन पर बड़ा फोकस किया है। यानी कि आप लब्बोलू आप ये कह सकते हैं कि समाजवादी पीडीए की एक काट है। पश्चिमी यूपी से लेकर के बुंदेलखंड और पूर्वांचल तक बीजेपी ने हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पार्टी 2027 से पहले किसी भी तरह की नाराजगी को खत्म करना चाहती है। कोई ऐसा लूप होल्स न रह जाए भीतर जिसको लेकर के बीजेपी आने वाले समय में परेशान हो। यही वजह है कि संगठन में सक्रिय नेताओं को सरकार में शामिल करके कार्यकर्ताओं को भी संदेश दिया गया है कि मेहनत करने वालों को मौका मिलेगा। बीजेपी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को भी उतना ही तवज्जो देती है जितना कि शीर्ष नेतृत्व के कार्यकर्ता हैं। इस पूरे विस्तार में सबसे ज्यादा चर्चा सामाजिक समीकरणों की हो रही है। बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय गणित सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है, इससे दरकिनार नहीं किया जा सकता। ऐसे में गैर यादव, पिछड़े वर्ग, दलित समुदाय और कुछ प्रभावशाली क्षेत्रीय जातियों को प्रतिनिधित्व देकर के बीजेपी अपने पुराने सोशल इंजीनियरिंग मॉडल को और मजबूत करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि समाजवादी पार्टी का तो एमवाई फैक्टर जो है वो उसके साथ हमेशा रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। तो एमवाई के इधर क्या फैक्टर है, उस पर सोशल इंजीनियरिंग हो गई है। बीजेपी का फोकस सिर्फ जातीय संतुलन तक सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है, बल्कि पार्टी ये भी संदेश देना चाहती है कि योगी सरकार विकास और संगठन दोनों को साथ लेकर के चल रही है। कैबिनेट विस्तार के जरिए बीजेपी ने यह संकेत देने की कोशिश की है कि सरकार चुनावी मोड में आ चुकी है, यह तो क्लियर है, और अब हर राजनीतिक कदम 2027 को ध्यान में रख करके उठाया जाएगा। हालांकि विपक्ष इस पूरे विस्तार को बीजेपी की मजबूरी बता रहा है। अखिलेश यादव का पोस्ट आपने देखा ही होगा, 12 सवाल पूछ लिए उन्होंने। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये देखिए जो दिखा भी रहे हैं हम आपको टीवी स्क्रीन पर, देखिए ये पोस्ट। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तंज कसते हुए लिखा कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तंजात्मक लहजे में। वैसे भी मंत्रिमंडल विस्तार में इनका कोई काम नहीं है, कह रहे हैं अखिलेश यादव, ये जो 6 मंत्री जो आए हैं। अब ये भी कहते हुए अखिलेश यादव देखे गए कि वो पूछ रहे हैं कि उधर से पर्ची आएगी, यानी कि दिल्ली से, यहां सिर्फ पढ़ी जाएगी। अखिलेश ने आगे लिखा कि बीजेपी राज्य में मुख्यमंत्री का मतलब सिर्फ कुरियर मैसेंजर बनकर रह गया है। समाजवादी पार्टी इस बयान के जरिए सीधे बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधिकारों पर सवाल खड़े करने की कोशिश कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी में फैसले दिल्ली से तय होते हैं, वो जो दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व वही तय करता है, और राज्य नेतृत्व सिर्फ औपचारिक भूमिका निभाता है, सिर्फ ऐलान होता है लखनऊ में। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या योगी कैबिनेट का यह विस्तार बीजेपी को नई राजनीतिक तौर पर नई मजबूती दे पाएगा उत्तर प्रदेश में? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि क्या सामाजिक समीकरणों का यह दाव बीजेपी को विपक्ष की चुनौती को कमजोर कर पाएगा? सवाल नंबर 3 कि फिर विपक्ष इसे बीजेपी की घबराहट और दबाव की राजनीति बता करके जनता के बीच बड़ा मुद्दा बना भी पाएगा, या फिर ऐसे ही सिर्फ ट्वीटबाजी चल रही है, जैसे बंगाल चुनाव में अखिलेश यादव और पूरा समाजवादी पार्टी का कुनबा जो है वो ट्वीट करते रह गया, लेकिन दीदी का साथ देने कोई नहीं गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मुद्दा बना करके विपक्ष इसे भुना भी पाएगा कि नहीं भुना पाएगा? किसमें? चुनावों में, उत्तर प्रदेश चुनाव में।
ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, 8 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा एक एक करके। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, कृष्णा पासवान, हंसराज विश्वकर्मा, सुरेंद्र दिलेर, कैलाश राजपूत, सोमेंद्र तोमर, अजीत पाल, इन सभी लोगों ने कैबिनेट विस्तार में इनको जगह दी गई है, इन्होंने अपने पद संभाल लिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे थे, सीएम के साथ फोटो फ्रेम में सभी ने फोटो भी ली है और सभी ने एक एक करके शपथ ली है। सबसे बड़ा नाम भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश में नेतृत्व भी कर चुके हैं, पश्चिमांचल के सबसे बड़े चेहरे हैं और मंत्री भी रह चुके हैं योगी सरकार में। आइए इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, पहले मेहमानों से आपका परिचय करा दूं मैं। सबसे पहले हमारे साथ अनिल गोयल जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अनिल गोयल जी का स्वागत है बहुत भारत अपडेट पर। हमारे साथ पंकज पांडे जी रोजाना की तरह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक पंकज पांडे जी का स्वागत है। हमारे साथ विनय कुमार सिंह जी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विनय कुमार सिंह जी का बहुत स्वागत है भारत अपडेट के मंच पर। मैं बीजेपी के पास जाऊंगा। अनिल गोयल जी, अब सभी ने शपथ ले ली है, मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है, जो अफवाहें थी, जो अटकलें चल रही थी, उस पर विराम लग गया है, लेकिन विपक्ष अभी भी एक सवाल पूछ रहा है, जो अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, एक्स के जरिए उन्होंने पूछा है। 12 सवाल एक के बाद एक पूछे उन्होंने। उसमें वो कह रहे हैं बागी विधायकों को तो जगह दे दी, बाकी अपने अलायंस के लोगों को जगह देंगे कि नहीं देंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि 9 साल में तो कुछ नहीं हुआ, 9 महीने में अब क्या ये 6 मंत्री कर लेंगे, क्या बड़ा बदलाव आ जाएगा उत्तर प्रदेश में। अनिल जी, जो काम है उन्होंने ये काम करा है जी। क्या अखिलेश तारीफ तो कर नहीं सकते। कितने भी अच्छे काम कर लो, कितने भी बढ़िया काम कर लो, चाहे गंगा हाईवे का मामला है, चाहे मेरठ हाईवे का मामला है, चाहे जेवे रिपोर्ट का मामला है, यानी उत्तर जो उल्टा प्रदेश है था के नाम से फेमस था, जो बीमारू प्रदेश के नाम से फेमस था, आज जो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के नाम से जा रहा है, तो भी अखिलेश यादव की तारीफ नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने विरोध में राजनीति करनी है। मन कुछ भी कहता हो, सच्चाई ये है कि बोल नहीं सकते, सच बात मुझसे नहीं बोल सकते, चाहे राम मंदिर का मामला हो, कोई भी मामला। और रही जहां तक इन्होंने एक बात और कही है अखिलेश जी ने कि यहाँ के सीएम कोरियर का काम करते हैं, ऊपर से चिट्ठी आती है, इन्होंने सिर्फ संदेश सुनाना। हाँ, उन्होंने कहा कि जिनका मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, क्या उनसे भी पूछा गया है, उनसे बात की गई है विस्तार से पहले। सर मैं इसका भी जवाब दूं जी। पहली बात तो ये जो कोरियर की बात कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी का न्याय की जो सूची है, जो जिस तरीके से वो न्याय करते हैं, हाँ। वो न्याय धीरे धीरे पूरे देश में प्रचलित हो जा रहा है, पूरा देश उस न्याय की तरफ चल रहा है। इसलिए ये बात कहना कि ऊपर से पर्ची आती है और पढ़कर सुनाई जाती है, ये नहीं है कि ये बात ये ठीक है कि जो भी मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहा है, बाकी प्रदेश भी उसके रास्ते पर चल रही है। सही बात यह है जो दिखाई दे रही है, और गलत बात जो है वो जो कह रहे हैं। रही बात 9 महीने में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन क्या होगा, ये सब बात हमारे पार्टी का अंदरूनी मामला है, और पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता है, और प्रत्येक कार्यकर्ता को जो भी जिम्मेदारी दी जाती है, वो कार्यकर्ता निष्ठा की पूरी निष्ठा के साथ उस जिम्मेदारी की पूर्ति करता है, चाहे वो संगठन की जिम्मेदारी है, चाहे वो सरकार की जिम्मेदारी। यहाँ कोई पूछताछ का मामला नहीं है। यहाँ तो निश्चित तौर पर देश के प्रति समर्पण, पार्टी के प्रति समर्पण, देश के विकास के प्रति पूरी ताकत लगाना, उत्तर प्रदेश के विकास के प्रति पूरी ताकत लगाना, और जो भी काम हमें मिलेगा उस काम को हम करेंगे प्रदेश के हित में, देश के हित में, पार्टी के हित में। तो इसलिए हम बूझने ताजने का, सलाह करने का कोई सौदेबाजी का मतलब नहीं है। सौदेबाजी होती है समाजवादी पार्टी में, तू ये दे दे, मैं तो ये लेना देना, सौदेबाजी वहां होती है। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ अपने हित नहीं है, पार्टी का हित, देश का हित, प्रदेश का हित, उसमें काम करने वाले हमारे प्रत्येक। मैं एक बात और आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता जितने हैं, और वो जिस मर्जी को संगठन में भेज देते हैं,
जिसको मर्जी संगठन में भेज देते हैं, जिसको मर्जी सरकार में ले लेते हैं। हाँ। हर कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ जहां भी जिम्मेदारी मिलती है उस पर वो काम करता है। ठीक है अनिल गोयल जी, आ रहा हूं, एक ओपनिंग रिमार्क्स सबसे ले लूं, उसके बाद मैं डिबेट को खोलूंगा, चर्चा शुरू करेंगे। विनय कुमार सिंह जी, विनय जी, बीजेपी कह रही है, अनिल गोयल जी ऐसा लग रहा है कह रहे हैं कि पीडीए का खेला आप लोगों का सब कुछ बिगाड़ दिया इस समीकरण ने, क्यों? देखिए सिंह साहब, मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव आ चुका है, तो इनके पास जो है ना कुछ बर्तन भी रखे रहते हैं भाड़े के। अब ये निकालेंगे, उसको खोलेंगे, दलित बैकवर्ड और के यहाँ जो है अपना लोटा थरिया लेकर के पहुंचेंगे। अब ये होटल से खाना मंगाएंगे, अब बिस्लरी मंगाएंगे, अब दरी बढ़िया वाला रहेगा, उसी बेचारे दलित और ओबीसी के घर पर बिछाएंगे, होटल से खाना मंगा करके, और अपना जो थरिया लोटा जो पिछली बार लिए थे वो रख देते हैं बांध के, जब चुनाव खत्म हो जाता है अब फिर खोल लेंगे। ये कुछ नहीं करने वाले हैं। इनका एक यह जो है चेहरा जो है स्पष्ट रूप से पीडीए के लोगों ने देख लिया है। अब 5 साल में कौन सा ही खाली लिफाफा दे करके क्या करने के लिए भेज रहे हैं? लिफाफे में कुछ है भी? इनके करने लायक कुछ है भी? मुख्यमंत्री की फाइल जाती है, जा करके दिल्ली में अटकी रह जाती है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो यह मंत्री की कौन सुनेगा? और रही बात अभी गोयल साहब जो है सदाचार की बातें कर रहे, ये हिंदुस्तान के अंदर ये स्थिति ये है कि केंद्र ऐसे मुख्यमंत्रियों को ढूंढता है जो कितना बड़ा लुटेरा हो, क्योंकि लूट करके प्रदेश से उसको देना। अब जैसे आप ले लीजिए शुभेंदु अधिकारी को, आपने एक लिफाफा देखा होगा बहुत पहले, वो 5 लाख की गड्डी जो है पेपर में लपेट करके उनको दिया जाता है, बकायदे कैमरे में आया कि कितने बड़े भ्रष्टाचार। उसी चीज को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया भी मंच पे कि एक लिफाफा बहुत सुंदर दिखता है, एक भोला भाला व्यक्ति ऐसे पॉकेट में रख लेता है, ऐसे भ्रष्टाचार क्या क्या नहीं कहा। आज मजबूरी है, किसी को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे रहे, और भी बहुत सारे हैं। देखिए ये अपराध, भ्रष्टाचार, महिलाओं का शोषण, जहाँ पे इनके अध्यक्ष कहते हैं 2.5 घंटे के लिए रात 12 बजे आओ तो तुम्हें उपाध्यक्ष बना देंगे, इनके अंदर कुछ भी नहीं रह गया। लेकिन विनय जी, आपको नहीं लगता है कि जो संदेश देना चाहती है सभ्यता, विनय जी, हिंदुस्तान की कल्चर, विनय सिंह जी सुनिएगा जी, आपको नहीं लगता है विनय सिंह जी जो संदेश देना चाहती है, जो मैसेज देना चाहती है बीजेपी आम जनता को, वो मैसेज चला गया इस मंत्रिमंडल विस्तार से? इस मंत्रिमंडल विस्तार से कैसे चला गया? अच्छा ये बताइए, इतने भोले हैं सब लोग, इतने बेवकूफ है, यही सब बहुत अकलमंद है। 5 महीने की, अरे 4.5 साल तक क्या करते रहे थे? क्यों नहीं ये मैसेज दिए? हम बार बार कह रहे हैं कि पीडीए के लोगों के हक और अधिकार को छीना जा रहा है, जिस तरीके से पिछड़े और दलितों को अपमानित किया जा रहा है, जिस तरह से जगह जगह पर आप देखिए महिलाओं की हत्या की जा रही है। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है। कहाँ थे आप लोग? इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो संगठन के लोग महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को क्या बना रखा? धाकड़ देना चाहते हैं, केवल धाकड़। ओके, अनिल जी से जवाब ले लेता हूं, उसके बाद मैं पंकज जी के पास जाऊंगा, सीधे पंकज पांडे जी के पास जाऊंगा। अनिल जी एक जल्दी से जवाब दीजिएगा। समय में एक विकास अनिल जी प्रस्तुत किया था। अनिल गोयल जी एक जल्दी से जवाब दीजिएगा, जल्दी से। अनिल जी आवाज मिल पा रही है? एक जल्दी से जवाब दीजिएगा। आवाज आ रही है? मैं जाऊंगा पंकज जी के पास। विनय कुमार जी जो कुछ भी कह रहे हैं, पहली बात तो इन्होंने शुभेंद्र अधिकारी जी के बारे में कहा, तो क्या तुम ये मानते हो शुभेंद्र अधिकारी जब टीएमसी में थे तो भ्रष्टाचारी थे? क्या ममता ने भ्रष्टाचारी अपने पास रखे हुए थे? क्या? अरे मैं जो अरे सुन लो, आपकी की बात बोल रहा हूँ। मोदी जी झूठ है। अरे सुन तो लो ना, मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूँ, क्या जब वो टीएमसी में थे तो भ्रष्टाचारी थे? आपने भ्रष्टाचारी को अपने पास रखा हुआ था, आपने उस भ्रष्टाचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। आप उस भ्रष्टाचारी का समर्थन देने के लिए अखिलेश यादव जी बंगाल में ममता के पास हारने के बाद में गए, यानी दोनों चोर मोचे, दोनों पार्टी जो है जनता को धोखा देने के लिए अब एक दूसरे के आंसू पूछने के लिए बैठे। मैंने तो नहीं क्या इस बात को माननीय पहली बात, दूसरी बात, मैं आपके पीछे बोला नहीं था, मैं आपके पीछे बोला नहीं था। आप बोल करके विषय को खराब मत करो।
अरे आपकी पार्टी में सिखाया जाता है क्या? आपकी पार्टी में इसका आप झूठ सच बोल दो और दूसरा बोल देगा तो शोर मचाना बंगारू लक्ष्मण हो, ने बताया, झूठ बोलने के बाद में जवाब सुनने का मामला है तो शोर मचाने लगो। पार्टी है ये लोग, इसको लोकतंत्र कहते हैं क्या? ये लोकतंत्र है क्या? आप लोकतंत्र, ये लोकतंत्र है? आपने महिलाओं का बीच में बोलना लोकतंत्र है क्या? आपने बीच में बोलना क्या समझदारी है? मुझे ये बताओ। मेहनत दूसरी बात, अभी आप ये कह रहे थे पीडीए के लोग, आप कहते पीडीए के लोग, क्या पीडीए के अलावा उत्तर प्रदेश के रहने वाले गुप्त श्रेणी के रहते हैं क्या? पीडीए के अलावा जो लोग रहते हैं उनकी कोई उत्तर प्रदेश में वैल्यू है या नहीं है? पीडीए, हम उत्तर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति की बात करते हैं। ठीक है, आप सिर्फ पीडीए की बात करते हैं, ओके, ऑलराइट, धर्म की बात करते हैं। ठीक है, आप दोनों के पास आ रहा हूँ, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ विनय जी, आ रहा हूँ, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। मैं एक पंकज पांडे जी से ले लूं रिएक्शन, एक पंकज पांडे जी से मैं एक रिएक्शन ले लूं। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं विनय जी, आ रहा हूं। आप ये तो कहो कि वो भ्रष्टाचारी थे। विनय जी मैं आ रहा हूं। ये तो कहो कि हम वो हमारी पार्टी में भ्रष्टाचार किया। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास। पंकज पांडे जी अपने पास रखा हुआ था, पंकज जी का जवाब दो। और पंकज जी इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में जरा डिकोड कीजिए, बताइए अपने गृहवान में झांको। पंकज जी बताइए, पंकज जी बोलेंगे आप, बस पंकज जी, बस पंकज जी बोलेंगे। पंकज पांडे जी टिप्पणी करने से पहले ओके ठीक है, क्या ममता जी ने भ्रष्टाचारियों को अपनी सरकार में रखा हुआ था? विनय जी, क्या ममता जी विनय जी, अनिल गोयल जी, दोनों लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं पंकज पांडे जी के पास जाऊं। पंकज पांडे जी आ रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा, विनय सिंह जी आ रहा हूं आपके पास। विनय सिंह जी आ रहा हूं, विनय जी आ रहा हूं। इसी आप ये बात बताओ कि किसने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था? वो भ्रष्टाचारी है क्या? हम प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी है क्या? उसने तुम्हारे राज्य में भ्रष्टाचार करा क्या? ममता के टाइम में भ्रष्टाचार करा क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा रुक जाइए, आप बताओ क्या उन्होंने भ्रष्टाचार करा नहीं करा? विनय जी रुकिएगा, सुरेंद्र अधिकारी ने, विनय जी, अनिल गोयल जी रुकिए, दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए। क्या आपने पंकज पांडे जी, अच्छा आप बोल लेंगे, दूसरों को भी बोल लेंगे। अखिलेश यादव भ्रष्टाचारी से मिलने के लिए गए, जिसने भ्रष्टाचारी को अपनी पार्टी में रखा, उस भ्रष्टाचारी होने का नाम ही नहीं ले रहे अखिलेश यादव जी ने। विनय जी, विनय कुमार सिंह जी, अनिल गोयल जी, गलत बात, दोनों लोगों को रोकूंगा, दोनों लोगों को गलत बात कहकर रुकिएगा, दोनों लोग रुकिए, विनय जी रुकिए, पंकज पांडे जी के पास मैं जाऊंगा, दोनों लोग के पास आऊंगा मैं। पंकज पांडे जी जरा डिकोड कीजिए इस पूरे मंत्रिमंडल का विस्तार को। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये मंत्रिमंडल विस्तार जो है बहुप्रतीक्षित था। थोड़ा सा विलंब हुआ, तो विलंब कारण भी है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी और भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस था विशेष रूप से बंगाल, आसाम में था। तो ये भी एक कारण था, एक महत्वपूर्ण और प्रमुख कारण था जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डिले हुआ। अब जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार की बात है तो पहले से ही ये स्पष्ट था कि 6 जगह शेष हैं जो कोटा होता है 60 मंत्रियों का, तो 6 तो आने ही आने थे। एक ये भी चर्चा थी कि हो सकता है कुछ लोगों से इस्तीफा ले लिया जाए और कुछ नए लोगों को उसमें स्थान दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बाट जोड़ रहे थे, मंत्रिमंडल में आने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। यहाँ पर मैं एक बात जरूर मेंशन करना चाहूंगा। देखिए, कोई भी जो राजनेता होता है तो उसकी जो राजनीतिक यात्रा होती है उसमें मंत्री पद में स्थान पाना जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसके जो उसकी राजनीतिक यात्रा होती है उसके लिए एक बड़ा पड़ाव होता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं प्रतीक्षा करते हैं, कुछ लोग होते हैं उनको कम समय भी मिले तो वो चाहते हैं कि वो कुछ करके दिखाएं, लोगों की दृष्टि में आए, या उनका जो एक स्पेसिफिक क्षेत्र होता है वहां के लिए ही वो काम करें, या कम से कम बाद में एक पूर्व मंत्री का दर्जा तो हमेशा रहता ही है आजीवन। एक बड़ी चीज होती है के जीवन यात्रा में। अब जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार के आज के मंत्रिमंडल विस्तार की बात है तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय से एक्सरसाइज किया। ये एक्सरसाइज 3-4 महीने से चल रही थी, 5 महीने से लगातार चर्चा हो रही थी और तमाम डिबेट्स भी इस पर चल रही थी कि क्या होगा, कैसे होगा,
कैसे लोग आएंगे, इस्तीफे लिए जाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से चर्चा ही नहीं की गई। लोग तो आ ही रहे हैं, ये तो पंकज जी, पंकज पांडे जी, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा ही नहीं की गई। आप कह रहे हैं 5-6 महीने से चर्चाएं चल रही थी। ये तो सबको पता है कि चर्चाएं तो पहले से चल रही थी और मुख्यमंत्री से कई बार बैठक हो चुकी है, बात हो चुकी है। फिर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जिनका मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है उनसे चर्चा ही नहीं की गई, उनसे पूछा भी नहीं गया, पर्ची लेकर आए हैं लोग। देखिए, अखिलेश यादव जी विपक्ष के नेता हैं और सरकार पर जो है उंगली उठाना, आरोप लगाना, ये उनका कर्तव्य है, काम है। आजकल जो भारत का विपक्ष है वो आरोप भी लगाता है, उंगली भी उठाता है, लेकिन आरोप लगाना और उंगली उठाना इनका एक बेसिस भी होना चाहिए। आरोप ऐसे होने चाहिए कि जो कम से कम तर्क संगत लगे, जनता को समझ में आए। ऐसे आरोप नहीं लगाना चाहिए जो तर्क संगत ना हो। खैर, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने कहा है तो इसका उत्तर वही देंगे। हो सकता है बाद में कोई जो है प्रखर पत्रकार उनसे प्रश्न करें और बदले में उनकी डांट खाएं। खैर, मैं इस पर नहीं जाना चाहूंगा। मैं मंत्रिमंडल विस्तार पर ही आ जाता हूँ। तो देखिए, काफी विलंब से हुआ, लेकिन जितना भी समय है 8-9 महीने का, इतना समय भी पर्याप्त होता है अगर किसी व्यक्ति को कुछ काम करना है। और जहां तक एक ये प्रश्न उठाया जाता है कि इतने कम समय में कोई क्या ही काम करेगा, तो देखिए, काम तो सरकार तो चल ही रही है। पिछले 9 वर्षों से, लगभग 9.25 वर्षों से सरकार चल रही है, तो काम तो हो ही रहे हैं। अब जो लोग नए आए हैं उनका काम है उन कामों को आगे बढ़ाना, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना और अपने अस्तित्व को बताना कि हम भी कुछ कर सकते हैं और हम चीजों को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो जहां तक क्षेत्रीय संतुलन की बात है तो स्पष्ट है कि क्षेत्रीय संतुलन को भी साधने का पूरा प्रयास किया गया, और जहां तक जातीय संतुलन की बात है तो जातीय संतुलन को भी साधने का पूरा प्रयास किया गया। और एक नाम मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा, वो फतेहपुर की आगा विधानसभा से आती हैं कृष्णा पासवान जी। तो ये कई बार विधायक रह चुकी हैं और पिछला जो विस्तार था उस पर भी इनके नाम पर बहुत विशेष रूप से चर्चा थी, लेकिन अवसर नहीं मिल सका। लेकिन इस बार उनको अवसर मिला है। और इसी तरह से मनोज पांडे जी ऊंचाहार से आते हैं और पहले समाजवादी पार्टी के सदस्य हुआ करते थे और को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए। बहुत ही तेज और बहुत तेज तर्रार और प्रखर टाइप के राजनेता हैं। तो वो भी प्रतीक्षा कर रहे थे लंबे समय से, उनको भी अवसर मिला है। तो देखिए, बहुत से लोगों को अवसर इस तरह से मिलता है कि उनको एक तरह से कुछ जैसे वादे होते हैं तो वो पूरे किए जाते हैं। तो ये भी चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार के समय की बात है तो बिल्कुल उचित समय है। अब इसमें विलंब नहीं होना चाहिए था। 5 राज्यों का चुनाव हो गया है और बहुत ही सकारात्मक संदेश भारतीय जनता पार्टी को बंगाल से और बहुत सकारात्मक संदेश असम से मिला है। तो इन सब चीजों को देखते हुए बिल्कुल सही समय पे मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है और जो चीजें साधने का प्रयास सरकार कर रही थी, लंबे समय से माथापच्ची चल रही थी, मंथन चल रहा था, उसमें मेरी दृष्टि में तो सरकार पूरी तरह से सफल रही है। पंकज पांडे जी कह रहे हैं सफल रही है। लाइए जरा विनय जी को लाइए। विनय जी, आपको क्यों नहीं लग रहा है कि सफल रही है, और आपको ऐसा क्यों लग रहा है समाजवादी पार्टी को कि 9 महीने में काम नहीं हो सकता है? अनम्यूट कीजिए विनय जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, आप ये बताइए, 9.25 साल हो गया, कौन सा काम किया? हमारे पंकज पांडे जी भी लखनऊ को जानते होंगे, अमौसी से चल करके चिन्हट तक बता दे भारतीय जनता पार्टी के किया हुआ कोई काम। 85 मेडिकल कॉलेज, पंकज पांडे जी भी भाजपा से काफी प्रभावित है। 85 मेडिकल कॉलेज है, 3 कोई ऐसा नाम बता दिए जो जमीन अधिग्रहण करके बकायदे उसको संचालित किया गया हो, 1-2 रूम बने हो, पठन पाठन का कार्य वहां चल रहा हो, बजाय कि मेडिकल कॉलेज सदर हॉस्पिटल पे ले बोर्ड लगा दिया हो मेडिकल कॉलेज का। ऐसा कोई एम्स बना है वहां पे, क्या नाम है, गोरखपुर में, अभी वही कंप्लीट नहीं है एक तो। और कहाँ पे, कुशीनगर में इन्होंने बनवाया, हवाई अड्डा बनवाया, अभी तक बेचारे दर्शन नहीं किए। जहाज कैसा होता, हाँ बिहार में चुनाव था, 2-4 फुट उतरा था, ये तो पता है। और लखनऊ के अंदर हमें बता दें पंकज जी, हम अनिल जी के साथ कहाँ हैं, तुरंत चलेंगे, हम भी वासी। अनिल जी बताइए,
कोई अनिल जी दिक्कत नहीं बताइए। है। हमने कहा ना 2-3 काम ऐसा बता। अनिल जी बताइए, अनिल जी बताएंगे, अनिल जी बताएंगे, अनिल जी बताइए। पंकज जी बताता, अनिल जी नहीं नहीं, बता। पंकज जी प्रवक्ता नहीं है। एक मिनट, पंकज पांडे जी रुकिएगा। पंकज जी प्रवक्ता नहीं है, अनिल जी हमारे साथ प्रवक्ता है, आधिकारिक रूप से बताएंगे। अनिल जी अरे वो बताइए। भी प्रवक्ता, दोनों लोग। अनिल जी बताइए। चलिए विनय जी की इच्छा मैं पूरी कर देता हूँ, बता देता हूँ। नहीं, अनिल जी बताएंगे। अभी नहीं, पंकज पांडे जी अभी नहीं। आप नहीं बताइए, आप नहीं बताइए। आप अनिल जी से जवाब लूंगा। अरे बता ही नहीं पाएंगे साहब। अनिल जी बताइए। चैलेंज है मेरा। अनिल जी बोलिए, चैलेंज देता हूं, नहीं बता पाएंगे। बोलिए अनिल जी बोलिए। आप अब सुन तो लें। हम गिनाएंगे, बदायूं गिनाएंगे, हम गिनाएंगे, बहराइच गिनाएंगे, हम गिनाएंगे, गाजीपुर गिनाएंगे, हम गिनाएंगे, आजमगढ़ गिनाएंगे, हम गिनाएंगे, चित्रकूट, जो हमने जमीन अधिग्रहित करके बकायदे मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है, हम गिना सकते हैं। अब उनका भी सुन लीजिए। आप नहीं गिना पाओ। अब उनका भी सुनिए। हमने अनिल गोयल जी बताइए। उत्तर प्रदेश के विकास की बात करनी है, एक छोटे से क्षेत्र की बात नहीं करनी है। वो कह रहे हैं 9 महीने में क्या हो जाएगा। करा है, अगर गंगा एक्सप्रेस वे बनाया है तो वो निश्चित तौर पर आप ये देखें कितनी बड़ी उपलब्धि है। आगरा एक्सप्रेस से पहला हमने बनाया था, उससे उसकी तुलना कर लीजिए। केवल एयरपोर्ट बनाया, कितनी बड़ी उपलब्धि है। कितने मेडिकल कॉलेज खोले हैं, कितनी सुरक्षा की फैक्ट्रियां बनी है। आप उत्तर प्रदेश फैक्ट्री का नाम बताइएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापारी वापस आ रहा है, जो वहां पर उद्योग लगा रहा है। आज उत्तर प्रदेश से गुंडों का समाप्ति हुई है, या तो गुंडे जेल में हैं भैया, कविता मत पढ़ो, छोड़ दिया है। स्क्रिप्ट मत पढ़ो, झूठ की पाठशाला का विकास बताओ ना। फैक्ट्रियां कहाँ बनी है, आप बताओ फैक्ट्री कहाँ बनी है, मेडिकल कॉलेज का नाम रहा है। और निश्चित तौर पर वो विकास आपको छू रहा है, और विकास को आपको छू रहा है, इसलिए आपके आंखों के आगे विकास दिखाई नहीं देगा। कविता नहीं पढ़ा, नाम बताइए। देखना ही नहीं चाहते, आपके मौके भी लौट चुका है, आपको दिखाई नहीं देता। आपको विकास दिखाई नहीं देता। आज उत्तर प्रदेश का विकास पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं, पूरे देश की जनता को भी दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से तेजी से सड़कों का जाल बिछावा है, जिस तरीके से एयरपोर्ट बन रहे हैं, हॉस्पिटल खुल रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं। जो कानून का राज है, गुंडागर्दी खत्म है, माफियावाद खत्म है, नक्सलवाद खत्म है। उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी तेजी से के साथ विकास हो रहा है, जितना माफियाओं का नाश हो रहा है, जितना माफिया के लोगों ने अवैध जमीन पर कब्जा करा, इनको स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए कथा बांटते रहेंगे, ऐसे थोड़ी योगी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, किसी विशेष जगह के मुख्यमंत्री नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, उसके अंदर वो क्षेत्र में जिस क्षेत्र के लिए आप बात कर रहे हो, ठीक है, जो जहां पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हुआ हो, आपको विकास तो दिखाई नहीं देगा। अब पंकज पांडे को लाइए, पंकज पांडे जी को लाइए। पंकज पांडे जी, ऐसे डिबेट नहीं होता। पंकज पांडे जी, पंकज पांडे ने इनको स्क्रिप्ट पढ़ने का दे दिया कि पढ़ डालो, लेके आए हो झूठ के पाठशाला। नहीं, वो अपने पार्टी का पक्ष रखा। तो फिर मैं बोलूं। हाँ बोलिए, आप बोलिए पंकज पांडे जी, बोलिए। आप स्क्रिप्ट न पढ़िएगा, बस निवेदन यही है। पंकज पांडे जी बोलिए। नहीं, मैं इससे स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता हूँ, ये प्रवक्ताओं का काम होता है। स्क्रिप्ट आप पढ़ेंगे, अन्य प्रवक्ता पढ़ेंगे। हमारे पास मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है। आप जहाँ तक बात कर रहे थे 2-4 गिनाने के लिए, तो मुझे लगता है आप लखनऊ से आते हैं तो जरूर यात्रा करते होंगे। एक तो मैं अयोध्या का ही गिना दूं, अपने लखनऊ, एक तो मैं अयोध्या का ही गिना दूं जहां चुनाव हार गई लोकसभा की बीजेपी, विनय जी, वहां पर विकास तो रुका नहीं। एक तो मैं वही गिना दे रहा हूं, और गिनाइए पंकज पांडे जी। अरे साहब कीर्तिमान जी, आप भी शामिल हो जाइए, आपको भी चैलेंज। पंकज पांडे जी गिनाइए। नहीं, जो फैक्ट है, सभी के ऊपर आरोप लगा, जो फैक्ट है वो मैं बोलूंगा। अरे बताएं तो, आप बताएं तो चुप है। पंकज पांडे देखिए, जहाँ तक आप लखनऊ की बात कर रहे थे, तो अगर आप यात्रा करते होंगे तो लखनऊ से कानपुर की ओर आप यात्रा करिएगा तो आपको दूसरे तरफ। हमने पूछा क्या था, हमने पूछा क्या था, मैं कानपुर लखनऊ क्या था, पंकज जी घुमा दिए। देखिए विनय जी, बोलने बोलूंगा, गलत बात है। और अगर आप ही बोलेंगे, आप ही हमने प्रश्न करेंगे, विनय जी, अगर आप ही प्रश्न करेंगे, आप उत्तर करेंगे,
तो आए बाएं साहब नहीं चले। आए बाएं साहब कौन नहीं, कह रहा आए है? बाएं सब लोग देख नहीं, रहे हैं, तो जनता फिर- देख रही है। तो जो मैं पूछा क्या जनता देख रही है। हैं? अरे जनता सब देख रही है। देखिए आप रनिंग झूठ बोल रहे हैं। कमेंट्री करेंगे तो कैसे चलेगा? यहाँ कोई क्रिकेट झूठ मैच बोल नहीं रहे हैं, चल रहा आप है। झूठ बोल रहे हैं। आपने प्रश्न किया, मैं उत्तर दे रहा हूँ। नहीं तो आए बाएं साहब नहीं। झूठ और सच का फैसला मैंने आप थोड़ी आपसे कर लेंगे पूछा। जी। ये झूठ और सच का फैसला तो प्रदेश की जनता मैंने करेगी। ये उत्तर तो प्रदेश पूछा की। नहीं। वो 2027 मैंने में पूछा कर आपसे लेगी। कि लखनऊ में बता दीजिए 85 मेडिकल 2017 में वो फैसला किया। मेडिकल कॉलेज में 2-3 मेडिकल कॉलेज के नाम मैं मैंने तो बता ये रहा हूँ, लेकिन आप बताने देंगे तब तो मैं बताऊंगा, लेकिन आप बताइए, समस्या को बताइए। समझ अब बता लेने दीजिए। तो यही है आप बताने दीजिए। आपके भी कि झूठ आप का लोग पुलिंदा सुनना नहीं चाहते देते हैं। विनय जी, आप लोग वही सुनना चाहते हैं जो आपको सूट करता है। जो हाँ, आपको बताइए। सूट नहीं करेगा वो आप बोल ही नहीं पाओगे भाई। हमने कहा आप हैसियत लगा नहीं है देंगे, किसी की। उसमें आप भाजपा का कोई होने का गिना दे। आरोप लगा देंगे। विनय जी, उसमें आप भाजपा का कोई विनय जी उनको नहीं, बोलने आप देंगे तब तो। हैसियत नहीं। विनय जी, आप मीडिया को- एक मीडिया मिनट, को बात बाय- करने का पंकज पांडे जी रुकेगा। देंगे। पंकज पांडे जी रुके, बाय- एक मिनट रुके, बाय- एक मिनट रुके। विनय जी उनको बोलने देंगे तब तो बोलेंगे। उनको बोलने देंगे तब तो बोलेंगे। कीर्तिमान जी क्या बोले? उनको मैंने क्या पूछा था? उनको बोलने दीजिए। ये पहुंच गए वहां पे एक्सप्रेसवे पे। अरे एक्सप्रेसवे हमने भी बनवाया। तो बोलने मैंने तो- पूछा अरे मेडिकल तो पूरा- कॉलेज का 3 नाम बताइए आप। पूरा सुन तो लीजिए, पूरा मतलब सुन जो तो लीजिए, विनय जी को सूट मैंने करता कहा है, लखनऊ वही के सब लोगों को अंदर- बोलना चाहिए। पूरा सुन तो लीजिए, पूरा सुन तो लीजिए। एक्चुअली ये समस्या ये समस्या विनय जी की नहीं है। पूरा सुन लीजिए। आपकी भी समस्या नहीं, हमें मालूम है। भाजपा की झूठ की पाठशाला वहाँ की स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं, वही स्क्रिप्ट लेके ही हमको पढ़ना है। स्वीकार ही नहीं करना आपको वही चाहिए। स्क्रिप्ट पढ़ना है, आपको वही स्क्रिप्ट पढ़ेगा। पूरा सुन लीजिए, ऐसे ऐसे पूरा सुन लीजिए। पढ़िए पढ़िए पंकज पांडे जी पढ़िए पढ़िए बोलिए, पढ़िए, बोलिए, पढ़िए, पंकज पांडे जी बोलिए। पढ़िए पढ़िए पंकज पांडे जी बोलिए। पंकज जी पढ़िए बोलिए। पढ़िए। हाँ तो मैं आ रहा था, मुझे लगता है कि अगर विनय जी का लखनऊ से कानपुर की यात्रा करते तो 2 एक्सप्रेसवे इनको तुरंत दिखाई पड़ जाते। पहला दिखाई पड़ता लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, जिसकी बहुत आवश्यकता थी, बहुत आपने समस्या थी, आगरा बहुत ज्यादा एक्सप्रेसवे देखा ही नहीं होगा। फिर आप बीच में सुन नहीं रहे। और विनय जी आप रनिंग कमेंट्री करेंगे तो काम चलेगा नहीं, बोलिए, बोलिए। समस्या चूंकि आपकी आपको पार्टी जो के स्वभाव सूट की कर है, रहे या आप जो या सूट कर रहे वही आपका- सोच के लाइए। या आप- एक या आध आपका दूर- व्यक्तिगत स्वभाव भी हो सकता है, पंकज लेकिन जी आप आपकी उसको पार्टी का नोट भी स्वभाव है। उसको नोट करके रखिए पंकज जी। आप किसी को सुनना नहीं चाहते। उसको नोट करके ये रखिए। सब झूठ के पुलिंदा है। पंकज जी नोट आप करके उसको पूरी- रखिए। आपकी जो पंकज जी है- 1 मिनट, पंकज जी नोट करके उसको रखिए, अपने टर्न में बोलिएगा प्लीज सर, प्लीज बोल लेने दीजिए पंकज पांडे जी। पंकज जी देखिए, बोलिए। कीर्तिमान जी एक छोटी सी कहानी है, मुझे सुनाना पड़ेगा। हाँ, 2 लोग जा रहे थे। कहानी है सुनाएंगे जो पूछा वो नहीं बताएंगे। विनय जी ठीक कहानी है। आपसे संबंधित ठीक जा रहा है। ये कहानी नहीं, आपसे नहीं। संबंधित अरे वो तो बहुत सारी संबंधित चक्षु खुलेंगे, एक धाकड़ थोड़ा सा वाली कहानी हम बताएं। एक धाकड़ थोड़ा सा कहानी हम ज्ञान बताएं। चक्षु खुलेंगे आपके। अपने टर्न में अपने बारी में सुनाइएगा। विनय जी अपने बारी में सुनाइएगा। विनय सिंह जी करना है तो किसी गांव देहात विनय जी। क्रिकेट मैच में जाकर आप बैठिए, अपने बारी में सुनाइएगा। अपने बारी में सुनाइएगा विनय जी। आपको भी मौका दूंगा मैं, कौन सा शॉट मारा गया। आपको भी मौका मिलेगा। विनय जी अपने बारी में अपनी कहानी सुनाइएगा। पंकज पांडे जी को सुना लेने दीजिए। एक छोटी सी कहानी है कीर्तिमान जी, हाँ। कि 2 लोग जंगल में जा रहे थे, शेर आ गया। 2 लोग जंगल में जा रहे थे, शेर आ गया। बोलिए। एक तो भाग गया, तो जो भाग गया वो बच गया। दूसरे ने क्या किया, दूसरे ने आंख बंद कर लिया। उसने आंख बंद किया तो उसने क्या सोचा कि समस्या खत्म। परिणाम क्या हुआ कि शेर उसको खा गया। तो यही समस्या विनय जी की है और समाजवादी पार्टी की है, क्योंकि ये लोग कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। ये हर चीज को अपने विरोध में समझते कहानी हैं। हो गया। मुद्दे पे आइए। कोई भी व्यक्ति कोई बात बोले तो उसको अपने विरोध में मानते हुए उसको बोलने ही नहीं देंगे, उसको बोलने का अवसर ही नहीं देंगे। मैं मुद्दे पर आ जाता हूँ। अब मैं मुद्दे पर आ जाता हूँ। पंकज पांडे जी मुद्दे पे पंकज पांडे जी आइए, अपनी बात कहिए। पंकज पांडे जी जल्दी मुद्दे पर आ जाता हूँ। बीजेपी पास जाना तो मुझे, मैं जल्दी। लखनऊ से कानपुर की यात्रा करा रहा था विनय जी को। बहुत लंबा, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की यात्रा नहीं कर रहा हूँ। अखिलेश जी ने तो दिल्ली तक की करा दी है। तो- अखिलेश जी ने दिल्ली तक करा दी है। लखनऊ से चिंता न कीजिए। मेट्रो भी दे दी आपको लखनऊ घूमने के लिए, चिंता मत कीजिए। आपको कैंसर हॉस्पिटल भी दे दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको लोहिया भी दे दिया है, परेशानी नहीं होगा। आपको मौज करने के लिए परिवार के साथ घूमने के लिए रिवर फ्रंट भी दे दिया, अच्छा रहेगा। आपके विधायकों मंत्रियों को बैठने के लिए लोक भवन भी दे दिया, आराम से बैठिए। क्या क्या चाहिए सब तो दिया। पंकज पांडे जी बोलिए। पंकज पांडे जी बोलिए तुरंत, जल्दी। मैंने कुछ नहीं किया है। जो कुछ किया है वो सरकार ने किया है। जो मैं देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ। हाँ,
अब जहां तक विनय कुमार सिंह जी की बात है, तो अगर उनको रनिंग कमेंट्री करना है तो वो लगातार करते रहे, हम लोग बैठ के सुनते रहे। कमेंट्री जिसको आती है उसी को तो वही तो कर पाएगा, जिसके पास है ही नहीं तो क्या करेगा? आप करते रहिए ना, विनय जी ऐसे आप ये बताइए, माननीय प्रधानमंत्री विनय जी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पांडे जी, नहीं ये विनय जी एक पांडे मिनट, जी, अगर प्रधानमंत्री के बाद आ जाए तो सुनिए, विनय सिंह जी एक मिनट, विनय सिंह बताइए, विनय सिंह जी ऐसे नहीं, ऐसे हाच-पोच हो जा रहा है, बहुत हाच-पोच हो जा रहा है कि आप अपनी डिग्री दिखाओ। रुकिएगा एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए विनय सिंह जी रुकिए, विनय सिंह जी रुकिए, विनय सिंह जी रुकिए। मुझे लगता है कि ऐसे किसी की बात दर्शकों तक सही पहुंच नहीं पाएगी और डिबेट हम कर नहीं सकेंगे ऐसे, अगर डिबेट को हाईजैक ना हो उससे बचाना है हमें, प्लीज अपने टर्न में बोला तो इन्होंने, अभी पंकज पांडे जी बोल रहे हैं, उसके बाद आपके और इसमें स्क्रिप्ट में और इससे मैं आऊंगा, अरे तो बोलने दीजिए, पढ़ने दीजिए उनको स्क्रिप्ट, क्या दिक्कत है? विनय जी आऊंगा आपके पास, पढ़िए, पंकज पांडे जी बोलिए। पढ़िए, सही कहा आपने, पढ़िए पंकज जी पढ़िए। देखिए विनय जी पढ़ रहे हैं, जो रट के आए हैं, जो उनको रटाया गया है क्लास, यहाँ रटना नहीं है, तो वो लगातार रट रहे हैं। और एक सबसे बड़ी जो क्लास मिली होगी वो ये मिली होगी, किसी दूसरे को बोलने नहीं देना है। अगर कोई दूसरा कुछ बोलता है तो आप आरोप लगाने लगिए, आप एग्रेसिव हो जाइए, आप नाराज हो जाइए, आप बुरा भला बोलिए, आप अपशब्द बोलिए, तो उसी लाइन पर उसी लाइन पर विनय जी हंसते भी हैं, तो इनकी हंसी भी जो है वो सुखद वातावरण नहीं बनाती है। वो हंसी इनकी ऐसा लगता है कि जैसे हंसी चला रहे हैं। देखिए, विदाई की रुलाई आपके लिए, हमें तो हंसी है, विनय जी सबसे बड़ी समस्या ये है ना, एक हंसी लंका में भी हुई थी। नहीं पर्सनल कमेंट्री, प्रधानमंत्री को भी मालूम है कहानी। मैं अनिल गोयल जी के पास परिणाम सबके सामने है, नहीं। और एक हंसी लोकसभा में भी हुई थी, उसके परिणाम भी सबके सामने है। मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, पंकज पांडे जी मुद्दे पे आइए। पंकज पांडे जी बोलेंगे अब, बस पंकज पांडे जी बोलेंगे, पंकज पांडे जी ऐसे नहीं, डिबेट हाईजैक नहीं होने देंगे, पंकज पांडे जी बोलेंगे, पंकज पांडे जी बोलिए। अरे मैं मुद्दे पर आ जाता हूँ, बहुत संक्षेप में मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, आप जल्दी तो हमको केवल मात्र 80 किलोमीटर चलने पर दिख जाते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे है, जिसका भी रिसेंटली उद्घाटन किया गया है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे है। जहां तक रोड्स की बात है, जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जिस पर लगातार काम किए जा रहे हैं, काम हो भी रहे हैं, लोगों को दिख भी रहे हैं। अब जहां तक मेडिकल कॉलेज वाली बात किया था विनय जी ने, बहुत अच्छा प्रश्न था। जहां तक मेरी जानकारी है, भाजपा सरकार ने 70 से अधिक मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित किए, उनका काम शुरू हुआ, काम चला, कहीं पर काम चल रहा है, कहीं पर काम पूरा हो गया। और विनय जी ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि वो प्रश्न महत्वपूर्ण भी है और जरूर उनको हाईलाइट करना चाहिए था। विपक्ष के वो विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता हैं कि उनमें से कितने मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हुए। तो देखिए, मेडिकल कॉलेज प्रारंभ होना जो होता है वो ऐसा नहीं होता है कि आज बीज बोया और कल बीज उगाया और परसों हमने काट लिया। उसमें बनता है, एक प्रक्रिया होती है। कौन सा मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हुआ, किसमें क्लासेस लग रही है, जहां तक ये बात किया था तो विनय जी कानपुर के पास एक फतेहपुर जनपद पड़ता है, वहां का मेडिकल कॉलेज प्रारंभ भी हो गया है, क्लासेस भी चल रही हैं। अगर आपका कोई ओके, ऑलराइट, पंकज पांडे जी ठीक है, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं पंकज पांडे जी, आ रहा हूं। अनिल गोयल जी, अनिल जी ये बताइए, ये जो समीकरण साधा गया है, समीकरण तो साध लिया गया, इसमें कुछ छोड़ा नहीं है बीजेपी ने। क्षेत्रीय समीकरण, राजनीतिक समीकरण, जातीय समीकरण, हर समीकरण को साध लिया गया है इस मंत्रिमंडल विस्तार में। अब मूल सवाल यह है कि यह समीकरण आपको कितना काम करेगा धरातल पर आने वाले 27 चुनाव से पहले। कीर्तिमान जी, मेरा बड़ा विशेष आग्रह है कि या तो विनय कुमार जी को म्यूट कर दिया जाए, ये बोलेंगे तो फिर मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। नहीं, आप बोलिए। या एंकर की पोस्ट पे इनको बता दिया जाए, ये हमारे एंकर नहीं है, आप हमारे एंकर हैं, आपकी एक एक बात का जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है। नहीं, आप किसी भी बात के जवाब देना हमारी जिम्मेदारी। वो म्यूट पे है, बोलिए, आप बोलिए। पहली बात आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है बस। दूसरी बात, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ कि हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है, चुनाव जीतना नहीं है। हमारा उद्देश्य है जनता की सेवा करना। हमारा उद्देश्य है कि जो भी
क्षेत्र रह गया है, जहां का प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उनका प्रतिनिधित्व देना। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास साथ लेकर जब हम चलते तो कोई भी ना छूटे, कोई भी साथी ना छूटे। उन सबको लेकर के चल करके हमने उत्तर प्रदेश का विकास करना। हम निश्चित तौर पर जब ये अपनी इनका सोचना, हमारी पार्टी दो हिस्सों में काम करती है। एक, जनता की सेवा करना, वो सरकार का काम। पार्टी का विकास करना पार्टी का काम। पार्टी हमेशा अपने पार्टी के विकास को लेकर के आगे चलती है। सरकार हमेशा जनता की सेवा के लिए नई नई नीतियां बना करके जनता के प्रति काम करती है और दोनों का हमारा आपस में तालमेल रहता है। यही कारण है कि धीरे धीरे हम पूरे भारत के अंदर जनता हमको स्वीकार कर रही है और इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बंगाल की जनता को नतमस्तक होकर के उनका धन्यवाद करा है कि मैं आपको नतमस्तक होकर धन्यवाद करता हूं। बंगाल के अंदर जिस तरीके से हमारी सरकार आई है और मैं जिस तरीके से ये सिर्फ अभी एक उदाहरण देना चाहता हूं, डीएमके का जो 2 दशक से जो पार्टी डीएमके साथ थी, वो सिर्फ सत्ता के लोभ में, सत्ता का लोभ आए, हमें सत्ता मिले, हम सत्ता में भागीदारी बने, तो डीएमके को छोड़ करके और जो वहां के सीएम बने हैं विजय, उनका उन्होंने समर्थन, सिर्फ सत्ता के भूखे हैं, ये सत्ता के लालची हैं, ये परिवार को बढ़ाने में लगे हुए, हम देश को बढ़ाने में लगे हुए। हम देश के विकास की बात करते हैं, हम प्रदेश के विकास की बात करते हैं, ये एक परिवार के विकास की बात करते हैं, परिवार को बढ़ाने की बात करते हैं। हमारे में इनमें ये मूल अंतर है। हम महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, पिछड़ों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, हम युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, हम किसानों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और ये हर जगह पर रोड आते हैं। जैसे महिलाओं के मामले में मुझे कहने में संकोच नहीं है कि जब महिलाओं का 2010 के अंदर आरक्षण मिलाया तो मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं कि अगर महिलाओं को आरक्षण होगा तो सीटियां बजेंगी, पप्तियां कसी जाएंगी अगर महिलाएं चुन करके आती हैं। मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं महिलाओं के अपराध के विषय को लेकर के कि महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं तो मुलायम सिंह यादव के लड़के हैं, गलतियां हो जाती। इस सोच की पार्टी के लोग हैं, वो देश के और प्रदेश के विकास की बात सोच ही नहीं सकते और सही बात सुन ही नहीं सकते। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि सही बात सुनकर ये चिंतन करें, जनता के बीच में जाएं, लेकिन वो इनके डीएनए में नहीं लिखा हुआ। इनके डीएनए में सिर्फ लिखा है कि हमें बोलना है और किसी को नहीं बोलना। और मैं ये आपके टीवी चैनल के माध्यम से दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है, जनता आने वाले चुनाव में हमारा साथ देगी, विनय कुमार सिंह सरकार बनेगी। विनय जी अब बोलेंगे। व्यक्ति विशेष, पार्टी विशेष, अब विनय जी जवाब देंगे, ठीक है, धर्म विशेष को लेकर नहीं ओके हम उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का विकास हो, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक आगे बढ़े, ये हमारी चिंता है। ठीक है अनिल जी, अब जवाब ले लेते हैं। विनय कुमार सिंह जी अब बोलेंगे। विनय जी बोलिए, अनम्यूट कीजिएगा। विनय जी आप खुद ही म्यूट कर दे रहे हैं अपने आप को फिर कहेंगे कि आपकी आवाज नहीं आ रही। बोलिए। नहीं, हमने कहा कि बोल रहे, इन्होंने एक स्क्रिप्ट लिया था, पूरा पढ़ा है, मन से पढ़ा है। धन्यवाद अनिल। वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, क्या दिक्कत बचा तो नहीं ना है, एक को लाइन बचा नहीं होगा। वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? अभी पहले पंकज जी की बात का जवाब दे दूं। पंकज जी सबसे बेहतरीन अगर गए होंगे दिल्ली तो आगरा एक्सप्रेसवे क्वालिटी के साथ अगर किसी ने दिया है तो समाजवादी लोग है जिसने एक्सप्रेसवे वास्तव में दिया। हमने वो एक्सप्रेसवे नहीं दिया जो प्रधानमंत्री उद्घाटन करके जाते हो हंस जाता है। हमने वो एक्सप्रेसवे नहीं दिया जो चलते हैं पूर्वांचल पे तो ऐसे ऐसे बबलिंग करता है, हमने वो नहीं दिया। खैर जाने दीजिए। आपने कहा फतेहपुर का नाम लिया, फतेहपुर का नाम लिया, मेडिकल कॉलेज नहीं और सदर हॉस्पिटल को तो बनाया, हमने बनाया। देखिए बाराइच को जाइए, कितने एकड़ जमीन हमने अधिग्रहित करी, बकायदे जो मेडिकल कॉलेज होता है हमने वैसा बनाया। आजमगढ़ में बनाया हमने, बदायूं में हमने बनाया। हम 5 साल की सरकार थी ना, आप कह रहे हैं कि प्रयासरत है, चल रहा है काम, हमने 5 साल में बनाया। चित्रकूट में बनाया, बहुत सारे हमने। कहीं भी मेडिकल कॉलेज अगर बनाए हैं तो अलग से जमीन अधिग्रहण करके बकायदे जो मेडिकल कॉलेज का स्वरूप होता है उस स्वरूप में हमने बनाया, जनता को धोखा नहीं दिया। पहली चीज। दूसरी चीज, आपसे मैंने कहा था ना, आप उससे भाग गए कि लखनऊ के अंदर आप रहते हैं ना,
अमौसी से चलकर चिन्हट तक बताइएगा, हम आपको खोज के आपके साथ चलेंगे जहां कहेंगे। नहीं बता पाएंगे ना, नहीं बता पाएंगे। झूठ बोलने से केवल नहीं होता। इन्होंने कहा महिलाओं का सम्मान, इन्होंने आरक्षण की बात करी है। आप ये बताइए ईमानदारी से, अगर विश्लेषक बन के बात करना चाहते हैं, ये क्या महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो गया था? 16 तारीख को बकायदे उस पर असली जामा पहनाया गया था। अनिल जी, माननीय क्या कहते हैं राष्ट्रपति महोदया ने भी उसको अनिल जी, आपने उसको क्यों नहीं लागू किया? हम तो कहते हैं ना 2027 में लागू कर दीजिए। महिलाओं के साथ अन्याय करना इनका अधिकार है। ओके। और सुनिए अनिल जी, दूसरी बात, चरित्र की बात, नेताजी के ऊपर अंगुली उठाए इन्होंने। अनिल जी कुछ बोल रहे हैं। अनिल जी अध्यक्ष है, अनिल जी कुछ कितने अध्यक्ष है इनके? अनिल जी कीर्तिमान सिंह बोलिए, इनको बोलिए। पूरा पढ़ने का मौका दिए हैं कि जितना भी पाठशाला का स्क्रिप्ट है पूरा पढ़ लेना, एको लाइन बचे ना। अच्छा, हम बोल रहे हैं तो हमें बोलने नहीं दे रहे। जवाब तो ले लीजिए, जवाब तो ले लीजिए, जवाब तो ले लीजिए। आपने कई सवाल पूछे। मैं जवाब दे रहा हूं आपको। अभी और बचा, आप जवाब ले लो ना। अरे महिलाओं का जवाब ले लो। कितना, अरे महिलाओं के आरक्षण का जवाब हमने ले लो बीच ना। में जवाब आपको दिया नहीं है। वो पूरी महिलाओं बात सुन के लीजिए। आरक्षण का जवाब मांग रहे हो। ऐसे नहीं चलेगा, भाई, ऐसे नहीं मैंने हाथ उठा चलेगा, के ऐसे नहीं परमिशन मांगी चलेगा। है। नहीं, ऐसे मैंने नहीं हाथ उठा के परमिशन मांगी है। ऐसे नहीं और उस चलेगा। परमिशन बीच को में महिलाओं के हमें आरक्षण रोक करके नहीं चलेगा। आप बोलते रहो वोट चोर आए बाएं साए, वोट चोर आए बाएं साए। वो बस बोल रहे हैं, वो बस पूरी बात भाई, जब आप दीजिए। सुनोगे नहीं, आपने नहीं, मेरी हम बात- बोल रहे हैं। आपको सुनने अच्छा। देना। मेरी आपको बात सुनने- खत्म आपकी बात पर आपको ऑब्जेक्शन पूरा करने के स्क्रिप्ट पढ़ने लिए दिया। हमने आपकी आपको बात को पूरा ऑब्जेक्शन स्क्रिप्ट करने पढ़ने के लिए दिया। मैंने हाथ उठाया अरे है। बाएं साए तो नहीं आप मेरी बात चलेगा। को लेना वोट चोर, आपकी बात का जवाब देने के लिए मैं परमिशन लेके आप सुन लेना। आप डायरेक्ट करते रहोगे, आप सुनोगे नहीं, आपको बोलने की इजाजत है। जब मुझे नहीं बोलने देंगे। आपने महिला आरक्षण की बात करी ना, मैं महिला नहीं। आरक्षण में जवाब दे दो ना। और भी आप सारी महिला चीजें। आरक्षण पर अभी क्यों महिलाओं झूठ से बोल संबंधित करके बहुत सी चीजें। देश को गुमराह कर रहे तो आप हो? लोग- महिला आप आरक्षण पर बोलो। क्यों झूठ बोल के कौन देश को गुमराह कर रहे अरे हो? शर्म सच्चाई करो। सुन लो ना। शर्म करो। महिला आरक्षण पर मानती है। सच्चाई सुन लो ना। आप महिला आरक्षण पर सच्चाई सुन लो ना। आप महिलाओं को आरक्षण देना ही नहीं चाहते, आपको महिलाओं को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, आप तो महिलाओं को उपयोग करना चाहते हैं, महिलाओं को सम्मान करना नहीं आप झूठ चाहते। बोल रहे हो, आप आप महिलाओं झूठ को बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। आप 334 से आपने महिलाओं के आरक्षण की बात करी, आप आप सुनने की मत करो ना। झूठ बोलते महिलाओं के हो। आरक्षण के बिल में आपने कहाँ कहाँ गद्दारी करी है महिलाओं के साथ? आप सुन लो ना, आपने महिलाओं के साथ कहाँ कहाँ गद्दारी करी है? आप एक बार झूठ सुनने के बोलते लिए हो, तैयार हो ना? झूठ बोलते हो आप। बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना कहाँ कहाँ गद्दारी करी है। ऐसे नहीं होता है। आपने महिलाओं के साथ कहाँ इस कहाँ तरह से धोखा नहीं दिया होता है? है। कीर्तिमान जी हमको रोक कहाँ कहाँ करके गद्दारी करी है? आपको फिर दूसरा महिलाओं स्क्रिप्ट के पकड़ा दिए कि जल्दी जल्दी नहीं करा है। लो। कहाँ ऐसे कहाँ नहीं है करा वो सुन लो ना। ऐसे नहीं चलता। आप महिला विरोधी पार्टी हो। नहीं, आप हमें महिलाओं नहीं की बोलते विरोधी तो- पार्टी यार, महिलाओं का विरोधी पार्टी है। यही महिला विरोधी पार्टी हो, आप सुनने पानी नहीं करेंगे। आप आए बाएं सुनो ना, साए नहीं बोलने आप देंगे। मुझे एक बात बताओ, जिस टाइम महिलाओं का बिल मेरी लाई थी, बात पूरी नहीं हुई, जिस टाइम मेरी महिलाओं का बात बिल लाई पूरी थे, नहीं हुई। आपके नेताओं ने क्या कहा था इसका जब सुन लो ना। जिस टाइम महिलाओं का बिल लाई मेरी थी, बात पहले पूरी हो जिस जाने टाइम दीजिए। महिलाओं का आए बाएं साए नहीं करने महिलाओं देंगे का हम। आरक्षण बीच में पास आए हुआ बाएं था, साए नहीं करने महिलाओं देंगे। का विधेयक झूठ पास करा बोलने का था, अधिकार आपको महिलाओं है। के आरक्षण झूठ बोलने विधेयक पास करा था। आप क्या बोल रहे थे? 34A में माननीय विपक्ष ने क्या बोला था? संशोधन किया जा रहा था। क्या बोल रहा सही था? आरक्षण आप नहीं, आरक्षण ये धर्म के साथियों से जाकर पूछो, उन्होंने क्या बोला था? अच्छा ठीक है, आपकी बात ठीक है, मानिए। ठीक है। ऐसे अनिल गोयल जी रुकिए, अनिल गोयल जी रुकिए, ऐसे नहीं, ठीक है। बात कर रहे हैं सर। अनिल गोयल जी रुकिए, अब विनय जी आप बोल लीजिए, विनय जी को बोल लेने दीजिए। अनिल गोयल जी रुकिए, विनय जी को बोल लेने दीजिए। विनय जी बोलिए, तुरंत बोलिए, जल्दी। आप ये बताइए 34A में संशोधन ही तो था, बहुत सा नया महिला आरक्षण बिल आ रहा था। झूठ बोलने का काम कर रही है। और 34A में संशोधन करके जनसंख्या को आगे जनसंख्या जो है उसको जो है नहीं कराना चाहते हैं, लोगों की गिनती नहीं कराना चाहते हैं, उसको हटा करके ये जो है सीटों के ऊपर जो है ये झूठ बोलते हैं। ये लोग क्या झूठ बोलते हो आप? हमने आपसे कहा है कि आपके यहाँ बहुत से महिलाओं का सम्मान करने वाले लोग हैं। सम्मान कर तो दिए मंत्रिमंडल में महिला को शामिल करके।
उनका नाम बताएं हम। सम्मान आप सम्मान तो हुआ। की बात सुन लो, विस्तार में भी आपकी मैंने सुनी, महिला आरक्षण बोल रहे हो, मंत्रिमंडल विस्तार में भी तो महिला को जगह दी गई। या संशोधन बिल्कुल केंद्र बिंदु पर उसी बिंदु पर बात करूंगा। मंत्रिमंडल विस्तार में भी तो महिला को जगह दी गई है विनय जी। मंत्रिमंडल विस्तार में भी तो जगह दी गई है, महिलाओं को सम्मान तो दे तो रही है बीजेपी। अब क्या चाहिए आपको? कृष्णा पासवान है ही तो। बिहार बंगाल में कितना दिए, अभी बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में कितना दिए बताइए ना। अग्निमित्रा पॉल है, अग्निमित्रा पॉल है, महिलाओं के आरक्षण की बात कर लो ना। अग्निमित्रा पॉल है और भी लोग हैं। बिल जब पास हुआ था, महिलाओं के आरक्षण बिल जब पास हुआ था, जाने से डरती है। अरे सुन लो भैया, प्लीज सुन लो, टीवी डिबेट पर या पूरी बात सुन लो। जब महिलाओं का आरक्षण बिल पास हुआ था, जब महिलाओं का आरक्षण बिल पास हुआ था, माननीय विपक्षी दल ने, आप सुन ले, माननीय विपक्षी दल ने ये आरोप लगाया था कि इस बिल पास होने से महिलाओं को 2034 तक आरक्षण नहीं मिलेगा। हमारी सरकार ने आपकी बात मानते हुए कि महिलाओं को आरक्षण 2029 में ही मिले, उसके अलावा उनको मिले। 2027 मार्च में पूरा हो रहा है। झूठ बोल रहे हो। तो लो, झूठ तो आप बोल रहे हो। आप जब सुन नहीं रहे तो झूठ बोलने वाला आदमी नहीं सुनता कभी भी। जिसको झूठ बोलना होता है वो सुनता ही नहीं है। सही बात झूठ बोलता है, उसको सही बात सुनने की आदत ही नहीं होती है। आप सही बात सुन लो ना, जो मर्जी कह देना। सही गलत का फैसला जनता करती है, आप हम कौन करने वाले। अनिल जी जल्दी से, आपकी बात को मानते हुए, विपक्ष की बात को मानते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने 3 विधेयक लेकर आए जिससे कि महिलाओं को 2029 में ही आरक्षण लाभ मिले। आप सबने उस पर अड़ंगा लगाया। बिना महिलाओं के हित चाहते, बिना महिलाओं का हित, ओबीसी और दलित का फिर हक खाएंगे, ओबीसी और दलित का फिर हक खाएंगे। आपने सरकार बिल पास नहीं दिया, गलत बात करते आपने। आप महिलाओं को इतना ही चाहते ना, आपने महिलाओं को बिल पास नहीं दिया। आज महिलाओं के कोप का भाजन ममता बनी है, आज उनके कोप का भाजन ममता बनर्जी बनी है, और आज बीजेपी चारों तरफ जीत रही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी महिलाओं के कोप का भाजन समाजवादी पार्टी बनेगी। समाजवादी पार्टी हमारी मातृ शक्ति घर बैठा लेगी, आपको ये बताएगी कि ये देश महिलाओं को अपमान स्वीकार करेगा। एक कमेंट पंकज पांडे पंकज जी नहीं करेगा। हमारे पास समय कमी है, आखिरी कमेंट आपसे लूंगा मैं। पंकज पांडे जी जल्दी पंकज पांडे जी। देखिए, जहां तक 2027 बिल्कुल मुहाने पर खड़ा हुआ है, बहुत कम समय शेष है चुनाव के लिए, तो पूरी एक्सरसाइज जो उत्तर प्रदेश में चल रही है वो चुनाव के सारे समीकरणों को साधने के लिए चल रही है। वो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, और दोनों पक्ष जो है अपना अपना काम करने में लगे हुए हैं। जहां तक आज के ये मंत्रिमंडल विस्तार की बात है, तो जो थे भाजपा जिन ध्येयों को पूरा करना चाहती थी उनमें वो सफल दिख रही है। सारे संतुलन साधने का प्रयास किया गया, और मुझे लगता है कि सफलतापूर्वक संतुलन साधने में भाजपा आगे बढ़ी। और जहां तक विपक्षी दलों का बात है तो निश्चित रूप से वो अपने नैरेटिव बनाएंगे अभी से, और लगातार उनका प्रयास भी चल रहा है। ठीक है विनय, तो ये राजनीति है। और ठीक है विनय कुमार सिंह जी, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को भी बीजेपी की इतना तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि आज से 9 महीने चुनाव हैं। आप कितने तैयार हैं, आपका अंतर्मन जानता होगा, बीजेपी का अंतर्मन जानता होगा। दोनों लोगों को तैयारी करके रखनी चाहिए। जनता के पास जाना है, भारतीय जनता पार्टी को भी और आपको भी। अब मुझे लगता है कि बीजेपी के पास ज्यादा चुनौती है क्योंकि सरकार में, सत्ता में, और उससे ज्यादा चुनौती आपके पास होगी क्योंकि आपको एन केन प्रकारेण आना ही होगा सत्ता में, समाजवादी पार्टी को। विनय जी आपका बहुत शुक्रिया, अनिल गोयल जी का शुक्रिया, पंकज पांडे जी का बहुत धन्यवाद, तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, खबरें लगातार जारी। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और